परिभाषा का लक्षण है कि जहाँ पे अनियम होता रहे और वहाँ नियम करे। किसी प्रकार यदि अनियम हो रहा है तो वहाँ पर नियमतः जो कार्य को सिद्ध करे वही परिभाषा है। इसलिए उसका संक्षेप में लक्षण लोग करते हैं, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। ऐसा कहा जाता है, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। अनियम के विषय में जहाँ पे जो नियम करती है वही परिभाषा है। परिभाषा का अर्थ भी वैसे ही है, परिउत्तर पूर्वक भाष धातु है तो परितः भाषन्ते, परितः भाषन्ते नियमोपनियमा या भी ताः परिभाषा। ऐसे भी उसका विग्रह व्युत्पत्ति कर सकते हैं। परितः भाषन्ते नियमोपनियमा या भी ताः परिभाषा। नियम उपनियमों को जो सब प्रकार से बताती है वही परिभाषा है। तो यह परिभाषा सूत्र है समर्थ पद विधि। पहला सूत्र बहुत लंबा चौड़ा सूत्र है। महाभाष्य में पतंजलि जी ने सबसे विस्तृत व्याख्या इसी की है और आचार्य एक सेमेस्टर में केवल ये ही एक सूत्र लगा है, इतना विशद है। तो समर्थक पद विधि में दो पद हैं। कल हमने बताया था समर्थ ये भी प्रथमांत है, पद विधि यह भी प्रथमांत है। तो पद विधि में पदस्य विधि, पद विधि, पदयो विधि, पद विधि, पदानाम विधि, पद विधि। विधि का अर्थ है कार्य, विधीयते इति विधि कार्यम। पदस्य विधि, पद विधि। पदस्य में जो षष्ठी है, षष्ठी का अर्थ है संबंध, तो पद विधि का अर्थ हो गया पद संबंधी विधि। पद विधि का अर्थ क्या हो गया? सबको आवाज जा रही क्या? कुछ लोग मैसेज करें आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है, हमको आवाज तो आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है, मुझे भी आ रही है। तो उनके नेटवर्क में उनको नहीं आवाज आ रही है। केवल एक दो लोगों को जिसको आवाज नहीं आएगी वो समझिए कि उनकी नेटवर्क की समस्या हो सकती है। हाँ ठीक है भैया तब। तो हम कह रहे थे समर्थ पद विधि में दो पद हैं। पद विधि की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे? विधीयते इति विधि, पदस्य विधि, पद विधि। और पदस्य यहाँ पद जो पद है उसके उत्तर जो षष्ठी है, तो षष्ठी का अर्थ है संबंध। तो पद विधि का अर्थ हो गया पद संबंधी विधि। और दो पद बहुत पद सबकी यहाँ पे इष्टता के लिए क्या कहिए? पदस्य विधि, पदयो विधि, पदानाम विधि। कोई समास नहीं। षष्ठी तत्पुरुष तो है ही, लेकिन एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तो पदस्य विधि, पदयो विधि, पदानाम विधि। हाँ, तो पद विधि का अर्थ समझ में आ गया? हाँ, तो पद विधि का अर्थ है पद संबंधी विधि, माने पद संबंधित कार्य। अब पद संबंधित कार्य क्या है, पद विधि क्या है? तो देखिए समास जो है ये पद विधि है। क्यों? क्योंकि पदों का होगा, सुबंतों का होगा। सुबंत की क्या होती है? सुबंतम तिङंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। तो पद विधि माने सुबंत तिङंत वाली। तो यहाँ सुबंतों का ही समास होता है। तो जो समास विधि है या समास विधि कैसी विधि है? पद विधि के साथ जो तद्धित प्रत्यय होते हैं प्रातिपदिकों से, पदों से, वे भी पद विधि है। तो जो पद संबंधित विधि होते हैं वह क्या होते हैं? समर्थाश्रित होते हैं। उसका पहला पद क्या है? समर्थ पद विधि। तो समर्थ पद हमने कल बताया था। समर्थ, सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य कहते हैं परस्परान्वयित्वम सामर्थ्यम। परस्परान्वयित्वम सामर्थ्यम, परस्पर अन्वय की योग्यता को ही सामर्थ्य कहते हैं। जैसे राज्ञा पुरुष, राज्ञा पुरुष, यहाँ पे राजन पदार्थ का अन्वय कहाँ है? नीरज पांडे, पुरुष में राजन पदार्थ जो
हाँ, तो राज पदार्थ का अन्वय पुरुष पदार्थ में है। तो राज मानी राज पदार्थ जो है और पुरुष पदार्थ है, इन दोनों में समास कैसे होता है? क्योंकि दोनों में एक दूसरे में परस्पर अन्वय की योग्यता है। तो परस्पर अन्वय की योग्यता को ही कहते हैं सामर्थ्य, और जहाँ सामर्थ्य होता है वहीं पे समास कार्य होता है, क्योंकि समर्थ पद विधि पद संबंधी विधि समर्थाश्रित होती है। पद संबंधी विधि समर्थ नहीं होती, समर्थाश्रित, इसलिए समर्थ पदम समर्थाश्रिते लाक्षणिकम ऐसा कहते हैं। समर्थ पदम समर्थाश्रिते लाक्षणिकम, जो समर्थ पद है तो वह समर्थ पद समर्थाश्रित में लाक्षणिक है। तो पद संबंधी विधि समर्थाश्रितो बोध्य। वही वो विपत्ति वहां कर रहे हैं। समर्थ पद विधि की जो वृत्ति लिखी है, तो बोध्य क्रिया है, क्रिया का अध्याहार कर लिया, और समर्थ पद समर्थाश्रित का बोधक है लक्षणया। तो समर्थ का अर्थ हो गया समर्थाश्रित, पद विधि का अर्थ हो गया पद संबंधी विधि, और बोध्य इस क्रिया का अध्याहार कर लिया। तो समर्थ पद विधि सूत्र का क्या हो गया? वृत्ति क्या बन गई? पद संबंधी यो विधि समर्थाश्रितो बोध्य। पद संबंधी यो विधि समर्थाश्रितो बोध्य। आ रहा है जी भैया, आ रहा है। हाँ, बताते चलो आ रहा है। शिक्षक विधि, तो पद संबंधी विधि इसी को कहते हैं। और पद विधि में पदोत्तर जो षष्ठी है, उस षष्ठी का अर्थ संबंध, उसका अर्थ हो जाएगा पद संबंधी विधि। और उद्देश्य है, माने पद को उद्देश्य करके जो विधि होती है वही आवाज नहीं आ रही है भैया। आएगी आएगी। तो पद संबंधी विधि यहाँ पे या तो पद संबंध के उत्तर जो षष्ठी है उसका अर्थ जब संबंध करेंगे तो अर्थ हो जाएगा पद संबंधी यो विधि, और वह पद जो है वह उद्देश्य है, तो उसमें है उद्देश्यता। तो ऐसा भी कर सकते हैं पदोद्देश्य को यो विधि। तो पद संबंधी यो विधि अथवा पदोद्देश्य को यो विधि समर्थाश्रितो बोध्य। तो पद विधि का अर्थ लगभग सबको आ गया जी। अब देखिए समर्थ पद क्या है। समर्थ हम बता रहे थे सामर्थ्यम नाम परस्परान्वयित्वम, परस्परान्वयित्वम सामर्थ्यम, परस्पर अन्वय की योग्यता सामर्थ्य है। जैसे राज पदार्थ का पुरुष पदार्थ में अन्वय है, हाँ, स्वस्वामी भाव संबंध से, तो परस्पर उन दोनों में क्या है? अन्वय की योग्यता है, उसी को कहते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य दो प्रकार का होता है, सामर्थ्यम द्विविधम, सामर्थ्यम द्विविधम, व्यपेक्षा लक्षणम एकार्थी भाव लक्षणम, व्यपेक्षा लक्षणम एकार्थी भाव लक्षण। तो व्यपेक्षा लक्षण सामर्थ्य कहाँ होता है और एकार्थी भाव लक्षण सामर्थ्य कहाँ होता है, और इनका लक्षण क्या है, इसी को बताएंगे। तो समर्थ पद से ही दोनों की व्युत्पत्ति हुई है। समर्थ पद विधि सूत्र घटक जो समर्थ पद है वहाँ पे सम उपसर्ग पूर्वक अर्थ है। तो समर्थ यहाँ पे जब अर्थ कर लेंगे, क्या अर्थ करेंगे? जब संश्लिष्टार्थ समर्थ क्या करेंगे? संश्लिष्टार्थ समर्थ,
तब उसी समर्थ पद का अर्थ होगा इकार्थी भाव लक्षण, माने संश्लिष्ट, माने मिला हुआ। संश्लिष्ट अर्थ इति समर्थ। ठीक है, तो उस समर्थ का अर्थ क्या हो जाएगा? जब संश्लिष्ट अर्थ लेंगे सम का, तब अर्थ हो जाएगा इकार्थी भाव। और जब लेंगे संबद्ध अर्थ इति समर्थ, सम का अर्थ क्या लेंगे? संबद्ध। तो संबद्ध अर्थ इति समर्थ, जब ऐसे व्युत्पत्ति करेंगे तब समर्थ का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यपेक्षा लक्षण। ठीक है जी। तो एक ही समर्थ पद विधि में समर्थ से महाभाष्यकार ने उसी समर्थ पद से दोनों सामर्थ्य को लिया, विपेक्षा लक्षण और एकार्थी भाव लक्षण। विपेक्षा लक्षण माने विशिष्टापेक्षा इति विपेक्षा, विशिष्टापेक्षा इति व्यपेक्षा, व्यपेक्षा लक्षण। उसका लक्षण क्या है? स्वार्थ पर्यवसायिनाम पदानाम आकांक्षा दिवसादि परस्परान्वय सा व्यपेक्षा। क्या है लक्षण? स्वार्थ परिवसायिनाम पदानाम आकांक्षा दिवसात् परस्परान्वय सा व्यपेक्षा। स्वार्थ पर्यवसायिनाम पदानाम आकांक्षा दिवसाद यह परस्परान्वय सा व्यपेक्षा। ठीक है, ये लक्षण है किसका? व्यपेक्षा लक्षण का लक्षण है। ठीक है, तो व्यपेक्षा लक्षण जो सामर्थ्य होता है वह सामर्थ्य वाक्यों में होता है। ठीक है, व्यपेक्षा लक्षण सामर्थ्य कहाँ होता है? वाक्य में। वाक्य में, जैसे राज्ञ पुरुष नीलम उत्पलम, वाक्यों में जो परस्पर एक दूसरे से अन्य की योग्यता है, सामर्थ्य है, उसका नाम है व्यपेक्षा लक्षण। जैसे नीलम उत्पलम है, तो नील पदार्थ अपने स्वार्थ में पर्यवसन्न है, माने विद्यमान है, और उत्पल पदार्थ भी अपने स्वार्थ में क्या है? पर्यवसन्न है, अर्थात विद्यमान है। तो स्वार्थ पर्यवसायिनाम पदानाम, अपने अपने अर्थों में पर्यवसन्न जो नील पदार्थ हैं और उत्पल पदार्थ हैं, आकांक्षा दिवसादिया परस्परान्वय है। फिर उनका जब आकांक्षा योग्यता सन्निधि इत्यादि के द्वारा क्या होता है? परस्पर अन्वय होता है। तो अन्वय होने के बाद क्या हो जाता है? तो उन दोनों में अन्वय की योग्यता को व्यपेक्षा लक्षण सामर्थ्य कहते हैं। तो वही जब नीलोत्पल समास हो जाएगा तब वहां व्यपेक्षा लक्षण नहीं रहेगा, तब समास में क्या रहेगा? एकार्थी भाव लक्षण रहेगा। ठीक है, जैसे राज्ञ पुरुष गच्छति, गच्छति। और राजन का अन्वय यहाँ पे राज पदार्थ का अन्वय पुरुष में, पुरुष पदार्थ का अन्वय गमन क्रिया में, गम धातु अर्थ में। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी आकांक्षा योग्यता और सन्निध परस्पर अन्वय का सामर्थ्य है, वही व्यपेक्षा लक्षण कहलाता है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसका नाम है क्या? व्यपेक्षा लक्षण। उसका लक्षण हम बता दिए। ठीक है, उसका लक्षण हम बता दिए। स्वार्थ पर्यवसायिनाम पदानाम आकांक्षा दिवसादिया परस्परान्वय सा व्यपेक्षा। अब दूसरा लक्षण सामर्थ्य का दूसरा भेद क्या है? एकार्थी भाव लक्षण। नाम से ही स्पष्ट है। हेलो, हाँ, ये कोई कुछ पूछना चाहता है, हैंड ऊपर कर रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए। बोलिए। कौन? दिव्या जी पूछिए क्या है? चलिए, हो गया। अच्छा, चलिए, ठीक है। अष्टम होने का दिया तो हो गया। ठीक है, तो परस्पर अन्वय की योग्यता जो है वो दो प्रकार की है, जिसको हमने बताया सामर्थ्यम द्विविधम व्यपेक्षा लक्षण एकार्थी भाव लक्षण। व्यपेक्षा लक्षण जो सामर्थ्य है वो वाक्यों में होता है, जैसे राज्ञ पुरुष गच्छति, रामा गृहम गच्छति। राम का अन्वय गृह पदार्थ में, गृह पदार्थ
फिर उसी राम का अन्वय क्रिया में भी है, गृह पदार्थ का भी कर्मता संबंध से जो है गम धातु अर्थ में अन्वय है। इस प्रकार से जो परस्पर आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि को इनके निमित्त, ये सब निमित्त जहाँ बने और इस प्रकार से परस्पर पदों का अन्वय जहाँ होता है वहीं पे विवेक्षा लक्षण सामर्थ्य होता है। इसी का नाम जो है विवेक्षा लक्षण है। यह पहला नंबर। यह समर्थ पद से ही आया, लेकिन उस समर्थ पद का अर्थ क्या है? संबद्ध अर्थ इति समर्थ। सम है, अर्थ है, और स्कंधादि स्वरूपम वाच्यम से पररूप हो गया तो समर्थ बन जाएगा। ठीक है। तो अब और दूसरा लक्षण है एकार्थी भाव लक्षण। तो एकार्थी भाव लक्षण समासों में होता है। एकार्थी भाव लक्षण जो सामर्थ्य है वह समासों में होता है। एक अर्थ हो जाता है, अपने अपने अर्थों को छोड़ करके समुदाय शक्ति से एक विशिष्ट अर्थ की प्रतीति कराते हैं, इसलिए उस सामर्थ्य का नाम है एकार्थी भाव लक्षण। जैसे राजपुरुष, अब राजपुरुष में राज पदार्थ और पुरुष पदार्थ अपने अपने अर्थ को विशेष रूप से बोध न कराते हुए अपितु सम्मिलित होकर के राजपुरुष इस एक विशिष्ट समुदाय की प्रतीति, उनका अर्थबोध कराते हैं। दूसरा लक्षण क्या है? एकार्थी भाव का पृथक अर्थोपस्थापक पदानाम समुदाय शक्त्या विशिष्टैकार्थ रूपत्वम। एकार्थी भाव लक्षण पृथक अर्थोपस्थापक पदानाम समुदाय शक्त्या विशिष्टैकार्थ रूपत्वम। एकार्थी भाव लक्षण समझ में आया? जी जी भैया जी। हाँ, तो पृथक अर्थोपस्थापक पदानाम, पृथक अर्थ का उपस्थापन करने वाला पदार्थ क्या है? राज पदार्थ। पृथक अर्थ का उपस्थापन कराने वाला पदार्थ क्या है? पुरुष पदार्थ। पृथक पृथक अर्थोपस्थापक जो पद हैं वो समुदाय शक्ति के द्वारा, राज पुरुष ये समुदाय है तो समुदाय बन गया समाज के द्वारा, समुदाय शक्ति के द्वारा विशिष्ट एक अर्थ, राज निरूपित स्वामित्व, तन निरूपित स्वत्ववान पुरुष, इस प्रकार एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं। राज पुरुष से राज का अर्थ नहीं बोध होता, केवल विशेषतया नहीं क्या होता है। तो इस प्रकार से अपने अपने अर्थों को केवल बोध नहीं कराते, अपितु तो विशिष्टैकार्थ रूप की प्रतीति होती है। तो वह जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का नाम है एकार्थी भाव लक्षण। वह एकार्थी भाव लक्षण सामर्थ्य समासों में होता है। जैसे नीलोत्पल है तो नीलम उत्पलम, नील और उत्पल इनका अपना पृथक पृथक अर्थ है, पृथक पृथक अर्थों का उपस्थापन करने वाले हैं, लेकिन समुदाय शक्ति के द्वारा जब एक विशिष्ट अर्थ की प्रतीति कराएंगे नीलोत्पल पद, तो नीलोत्पल का अर्थ केवल नील नहीं, केवल उत्पल नहीं, अब इस समुदाय शक्ति से एक विशिष्ट नीलत्व विशिष्टम उत्पलम, इस प्रकार से बोध होने लगता है। तो यही क्या है? एकार्थी भाव लक्षण है। तो सामर्थ्य दो प्रकार का है, विपेक्षा लक्षण, एकार्थी भाव लक्षण। एकार्थी भाव लक्षण कैसे आया? संसृष्ट अर्थ इति समर्थ, माने संसृष्ट समुदाय शक्ति से मिला हुआ विशिष्ट, इस प्रकार का जो है उसको समर्थ कर। तो दोनों सामर्थ्य इसी समर्थ पद विधि घटक समर्थ पद से आ गए, ऐसा वहां विवेचन किया गया है। तो समर्थ पद विधि पद संबंधी योगी स समर्थाश्रितो बोध्या। समझ में आ रहा है? जी क्या? हाँ, तो ठीक है, समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। तो परिभाषा है, तो परिभाषा हर जगह क्या होती है? उपस्थित होती है। तो ये परिभाषा भी सब जगह जा जा करके उपस्थित होगी। जैसे जा जा कर का मतलब क्या है? रहेगी अपनी जगह, लेकिन वहीं से सर्वत्र अपने अर्थों को भेजकर प्रकाशित करेगी। जैसे दीप रहता है एक जगह, है नहीं, और लेकिन उसकी प्रभा पूरे कमरे में फैलती रहती है। उसी प्रकार से समर्थ पदविधि अपने स्थान पर रह करके हाँ, जहाँ जहाँ भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ वहाँ प्रभा के रूप में, अर्थात इसका अर्थ जा करके क्या करेगा? विधि के साथ एक वाक्यता कर लेगा और शब्द बोध कर देगा। तो समर्थ पदविधि में दो पद हैं, इसका विवेचन कर दिया, ये परिभाषा है। पद विधि का अर्थ क्या है? पद से क्या लेना है, विधि से क्या लेना है? तो पद से सुबंत तिङंत ये सब तो पद ही हैं, और विधि से कार्य लेना है, विधीयते इति विधि कार्यम। और उन दोनों के बीच में जो षष्ठी है उसका अर्थ संबंध है, तो पद संबंधी विधि।
ठीक है, किसी को कुछ इसमें समस्या है समर्थ पद विधि में? भैया एक बार एकार्थी भाव का लक्षण बता दीजिए। एकार्थी भाव का लक्षण क्या है? पृथक अर्थोपस्थापक पदानाम समुदाय शक्त्या विशिष्टैकार्थ रूपत्व। क्या कहा? पृथक अर्थोपस्थापक पदानाम समुदाय शक्त्या समुदाय शक्त्या विशिष्टैकार्थ रूपत्व। विशिष्टैकार्थ। ठीक है जी भैया। तो ये सामर्थ्य है। अब इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे? पदकृत्य करेंगे। सामर्थ्य क्या है, पद विधि क्या है कि नहीं? ठीक है जी। अब देखिए, पद विधि में अगर पद नहीं रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे? पद नहीं रखेंगे। पद नहीं रखेंगे तो केवल सूत्र का आकार क्या बनेगा? समर्थ विधि। क्या सूत्र बनेगा? समर्थ विधि। समर्थ विधि। ठीक है, तो अब समर्थ विधि केवल इतना सूत्र जब बनेगा, पद है नहीं और समर्थ का अर्थ है समर्थाश्रित, तब अब पद संबंधी विधि अर्थ आएगा नहीं। तो कोई भी विधि हो, पद विधि हो, वर्ग विधि हो, कोई भी विधि हो, वह क्या होगी? सब समर्थाश्रित होंगी। अगर पद नहीं रखेंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा? यह कश्चन विधि ही समर्थाश्रितो बोध्या। क्या अर्थ हो जाएगा? जो कोई भी विधि है वो समर्थ के आश्रित हो जाएगी। माने गीता की वृत्ति लिख रहे हैं, पद की विधि समर्थाश्रित। अब जब पद है ही नहीं, वह समर्थ विधि सूत्र का आकार रहेगा तो क्या बनेगा? यह कश्चन विधि समर्थाश्रितो बोध्य। यह कश्चन विधि समर्थाश्रितो बोध्य। जो कोई विधि भी हो वो क्या हो? समर्थाश्रित हो। तो इस स्थिति में क्या होगा कि संधि भी क्या होने लगेगी? जो वर्ण विधि है संधि, वह भी समर्थ में ही होगा, असमर्थ में नहीं होगा। जैसे तिष्ठतु दधि आनय तक्रम, क्या है वाक्य? दधि आनय तक्रम। दधि मैंने दही छोड़ दो, आनय तक्रम कर दिया। तो यहाँ पे तिष्ठत का आनय है दधि के साथ और आनय का कहाँ है? तक्रम के साथ। तिष्ठत दधि आनय तक्रम। फिर यहाँ ध्यान है, तिष्ठतु ध्यान तक्रम। ठीक है जी। नहीं रखेंगे जो